Why following laws is an important actually part of our life? क्या लगता है आपको कि कानून का पालन क्यों होना चाहिए? शायद आप में से कुछ लोग कहें, सर हम तो जब मन आता है और लगता है कि अपने को फायदा है कानून को तोड़कर, तो कानून तोड़ भी देते हैं। तो आप ऐसा भी करते हैं, लेकिन आप ऐसा करते क्यों हैं? और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्यों कहा जाता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? तो आप कहेंगे कि सर ये तो बेसिक सी बातें हैं, लेकिन ये बेसिक बातें क्या हमेशा से ऐसे ही थी? जो बातें हमें बेसिक अमूमन आज लगती हैं, कभी ना कभी तो उनका उद्भव हुआ होगा, राइट? और आज जो हम सर्कमस्टांसेस देखते हैं, आज के जो चैलेंजेस हैं, हम मिलकर अगर उनका समाधान निकालते हैं बाय यूजिंग आवर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, तो आज के बाद, आज के 200 सालों बाद, 300 सालों बाद, हो सकता है उन जनरेशन्स के लिए वो प्रॉब्लम के जब सोल्यूशन निकल जाएंगे तो उनके लिए वो चीज़ें आम हो जाएंगी। जैसे कितने सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमसे 200 साल पहले लोगों ने निकाल दिया, तो आज हम उनको कह सकते हैं कि ये तो आम बातें हैं, राइट? आज से अगर हम बात करें सरकार की, राइट, तो ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से व्यवस्था आज चलती है हमेशा से ऐसे चलती थी, नहीं ना। यानी कि कभी ना कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आज जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि जीने का अधिकार, तो नेचर ने आपको दिया है कि सरकार ने आपको दिया? मुझे ये बात बताइए। आप खुद कहेंगे कि नहीं नहीं सर, नेचर ने दिया है, क्योंकि जीवन तो प्रकृति के नियमों से मिला है ना। तो फिर सरकार का आपके जीवन से कोई नाता है कि नहीं? तो आप में से शायद कुछ लोग कहें, नहीं सर, जीवन से सरकार क्या क्या नाता? लेकिन नाता तो है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है कि देखो, यू हैव योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सरकार उसको छीनेगी नहीं, लेकिन छीन सकती है अगर प्रोसेस इस्तेमाल किया जाए, जिसको हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि सरकार आपके जीने का अधिकार छीन सकती है। तो आपके जीने से सरकार का कुछ संबंध तो है। शायद आप में से कुछ लोग कहें, सर ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये क्या टेक्निकलिटी आप बता रहे? नहीं, सीधी सी बात है। अगर आप में से कोई कानून को तोड़ता है इस तरीके से कि हमारे देश का कानून कहता है कि इस व्यक्ति को अब सजाए मौत मुकर्रर की जाए, तो फिर वो सजा आपको मिलेगी। आप अपील करिए, फाइनल अपील में भी ये डिसाइड हुआ कि नहीं नहीं, अब फांसी की सजा देनी पड़ेगी, ये व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, तो उस समय आपके जीने का अधिकार कौन छीन रहा है? ये व्यवस्था छीन रही है ना। लेकिन क्यों छीन रही है? फॉर द लार्जर गुड ऑफ सोसाइटी, राइट? तो आज ये बातें हमें आम लगती हैं। आज कई सारी चीजें जो पहली सरकारें कर देती थी आपके खिलाफ, आज वो सरकारें नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने अपने जीवन में कुछ काम किए जो आज हमारे लिए कई चीजें एक्चुअली आम हो गई हैं, राइट? तो उनमें से एक व्यक्ति जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ही इज हॉब्स। क्योंकि आप सबको पता होगा कि वी आर रनिंग दिस सीरीज, जिसमें कि हम उन विचारकों की बात करते हैं जिन्होंने हमारे लिए आज की दुनिया को बदला है। तो हॉब्स के बारे में पहले जानते हैं, क्योंकि देखिए, अगर समझना है किसी थिंकर को, तो ऐसी जरूरत नहीं है कि अच्छा उन्होंने क्या कहा इसको रटना है। नहीं, जरूरत क्या है? एवरी आइडिया एक्चुअली इमर्ज्ड फ्रॉम अ नेसेसिटी। कोई जरूरत रही होगी तभी वो विचार आया, और फिर वो विचार प्रभावी हुआ, मींस दैट आइडिया गॉट इंप्लीमेंटेड ड्यू टू सम रियलिटीज ऑफ द टाइम, राइट? तो सबसे पहले इनकी जिंदगी में जाना है, राइट? क्योंकि इनकी जिंदगी में जो चल रहा था उसके बेसिस पर जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी, तभी इन्होंने अपने विचार दिए, राइट? आज जो हम राइट टू लाइफ रखते हैं ना, आर्टिकल 21, उसमें मिस्टर हॉब्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे लिए तो आम है, लेकिन इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं। तो एक समय ऐसा भी था, एंशिएंट टाइम, मिडिवल टाइम में, कई बार जो राजा ने कहा कि इसकी व्यक्ति की जिंदगी जरा खत्म करो। क्यों खत्म करो? मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, खत्म कर दिया। आपके पास कोई दलील नहीं है कि राजा ने ऐसा क्या किया, राइट? कोई दलील नहीं है, क्योंकि आपके पास उस समय जीवन का अधिकार नहीं था। लेकिन आज अगर सरकार आर्बिट्रेरली, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, अगर वो आर्बिट्रेरली आपके जीवन जीने के अधिकार को छीनने की कोशिश करता है, तो आपके पास कानून व्यवस्था की शक्ति है, राइट? तो वो कैसे मिली? क्योंकि कुछ लोगों ने काम किया, राइट? प्लस आज जो हम चीजें आम मानते हैं, ऐसा भी आपको दिखेगा कि आप हॉब्स के फेवर में नहीं रहेंगे कि यार ये व्यक्ति तो गलत है, ये क्या बातें कर रहा है। तो इससे क्या है कि हम जान सकेंगे कि दुनिया में अलग अलग समय पर क्या क्या विरोधाभास, क्या क्या सिचुएशंस हुई हैं, और उससे उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे बदली है, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, हॉब्स को कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, आधुनिक विचारक। अब आधुनिक क्यों? आधुनिक किस वजह से कहा जाएगा? क्योंकि जो आधुनिक युग है, मींस जो मॉडर्न टाइम है,
तो इसमें जिस तरीके से व्यवस्थाएं चलती हैं ना, उन व्यवस्थाओं के बारे में इन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि ऐसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हम बात करते हैं कि देखो स्टेट के पास पावर होनी चाहिए, राइट, लेकिन स्टेट के पास कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। मीन स्टेट इज हैविंग सम लिमिटेशंस एज वेल, राइट। तो लिमिटेशंस होंगी, ये कौन बता रहा था? हॉब्स बता रहे थे। हॉब्स से पहले के समय में कंसेप्शन ये था कि एक्चुअली राजा इस वजह से राज कर रहा है क्योंकि ईश्वर ने उसको ये जिम्मेदारी दी है। इसको हम कहते थे डिवाइन राइट्स की थ्योरी, राइट। लेकिन हॉब्स ने कहा इसी वजह से तो दुनिया में शोषण होता रहा है, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की। आप कहेंगे कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे आ गया? अभी हम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आप अमूमन ये समझ लीजिए कि आज के समय में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल की पहली लाइन क्या है? कोई मुझे बताएगा जरा कमेंट्स में। प्रेम्बल की पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो एक तरीके से हमारा प्रेम्बल एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में हमारे देश के लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम मानते हैं कि इंडिया ऐसा होगा, ऐसी सरकारें होंगी, ये पद होंगे, इनके पास ये पावर होगी, हमारे पास ये अधिकार होंगे, हमारे ये कर्तव्य होंगे। तो ये सब क्यों है? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि हम सब इसका पालन करेंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हम तो उस टाइम मौजूद भी नहीं थे, हम क्यों माने कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम क्यों माने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना? कारण आपको पता लगेगा हॉब्स के आइडियाज में। फिर आप ही कहेंगे कि सर मानना तो पड़ेगा, कुछ भी कहें, राइट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? लोगों के बीच में हुआ है, राइट। तो सोर्स ऑफ पावर कौन है? लोग हैं। इससे पहले सोर्स ऑफ पावर जो है डिवाइन बोल दिया गया था, और डिवाइन की वजह से पावर किसके पास होती थी? किंग के पास होती थी। इस वजह से किंग एब्सोल्यूट पावर को आर्बिट्रली इस्तेमाल करता था, कई जगह पर शोषण होता था। तो आपको नहीं लगता केवल एक आइडिया ने कि एक्चुअली जो सरकार है ये तो कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, ना कि ईश्वर के प्रताप से? तो आपको नहीं लगता इससे कितने सारे लोगों का जीवन बदला होगा? जिनका शोषण इस व्यवस्था से होने वाला था, इस व्यवस्था ने उनका शोषण काफी हद तक रोक दिया। तो ये पावर होती है आइडियाज में, राइट। तो पावर केवल पैसों में नहीं है, केवल पद में नहीं है। ऐसा आइडिया जो वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी कर ले तो एक्चुअली दुनिया बदलने की ताकत रखता है। तो ये जो मॉडर्न कंसेप्शन है ये हम इनके आइडियाज में देखते हैं। इन्होंने सॉवरेनिटी की बात की। अब एक मन में आपके सवाल आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों है कि जो सरकार है उसी को हम संप्रभु मानते हैं, कि सबसे ज्यादा ताकत जो है उस सरकार में। सॉवरेनिटी वर्ड का मतलब है कि जो सरकार है, जो स्टेट है यहां पर मान लीजिए, तो एक्चुअली दैट इज नॉट गोइंग टू कंसिडर्ड अंडर एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, यानी कि आप अपने आप में सुपीरियर हैं। अगर आपको इस क्षेत्र के बारे में फैसला लेना है तो आप किसी के अंडर, किसी के दबाव में नहीं हैं। अच्छा, इससे एक और चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ठीक है सर ये तो समझ में आता है कि स्टेट सोवरेन है और कंप्लीट सोवरेनिटी जो है स्टेट के पास होनी चाहिए, लेकिन कंप्लीट सोवरेनिटी क्या इतना बड़ा डिस्प्यूट हो गया? लेकिन आपको देखना होगा किस समय में ये बात कर रहे थे। ये ऐसे समय में ये बात कर रहे थे जब डिवाइडेड सोवरेनिटी होती थी, यानी कि सारी ताकत केवल सरकार के पास नहीं होती थी, धर्म का एक बहुत बड़ा रोल होता था। जैसे यूरोप की मैं बात करूं तो यूरोप के 30 साल तो लगभग डार्क एज ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं, क्योंकि वहां पर चर्च का इन्फ्लुएंस और कुछ करप्ट चर्च ऑफिशियल्स का इन्फ्लुएंस सरकार में इतना ज्यादा था कि कई बार राजा चाहकर भी देश के लिए अच्छे फैसले नहीं ले पाते थे। जो क्लर्गी होती थी, चर्च ऑफिशियल्स होते थे, वो चाहते तो राजा के विजन्स को बदलवा सकते थे, कह सकते थे कि अगर तुमने ये फैसला नहीं माना ना, हम आपका कर देंगे बहिष्कार और बैप्टिज्म नहीं होगा। तो ऐसे में जनता का अगर बैप्टिज्म नहीं होगा, उनको बेसिकली जो रिचुअल है जो उनको क्रिश्चियन बनाता है, अगर हमने उसको रोक दिया, ईश्वर का आशीर्वाद देना रोक दिया, तो जनता भड़क जाएगी। और जनता भड़क गई राजा के खिलाफ तो यानी कि साबित हो जाएगा कि राजा जो है ईश्वर की मर्जी से नहीं है, तो राजा का गद्दी हिल जाएगी। तो यानी कि वहां पर फैसला क्या किसी एक के पास था? नहीं, वहां तो डिवाइडेड सोवरेनिटी थी। अब अच्छा मुझे बताइए, अगर डिवाइडेड है सोवरेनिटी तो वो लोगों के लिए आपको लगता है उतनी प्रभावशाली फैसले ले पाएगी? नहीं ना। यानी कि यहां पर इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होगा। तो हॉब्स ने देखा कि भाई इससे तो आती है बर्बादी,
तो इस वजह से एक सरकार होगी, उसकी निश्चित जिम्मेदारियां होंगी और शक्ति उसी के पास होगी। आपको नहीं लगता कि आज के समय में भारत सरकार की बात करें तो क्या धार्मिक अथॉरिटीज भारत सरकार के फैसलों से ऊपर आ सकती हैं? नहीं आ सकती। अल्टीमेटली जो संविधान है वो बेसिक रूल बुक है जिससे देश चलता है, राइट। ऐसे ही विचार हॉब्स से पहले मैकियावेली नामक विचारक ने भी दिए थे। जहां पर आज इटली देखते हैं ना, वहां पर एक फ्लोरेंस नामक सिटी स्टेट होता था। मैकियावेली भी चर्च के इंटरवेंशन से परेशान थे। उनका कहना था कि एक यूनिफाइड देश, एक यूनिफाइड राष्ट्र इटली इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि कुछ करप्ट ऑफिशियल्स को लगता है कि अगर यूनिफाई हो गए तो उनका जो दबदबा इस क्षेत्र में वो कम हो जाएगा। इस वजह से उनका जो राज्य है वो कमजोर था और कमजोर को एक्चुअली शोषण झेलना पड़ता है, बाहर से आक्रमण झेलना पड़ता है। तो यहां पर मैकियावेली ने देखा उनका सिटी स्टेट फ्लोरेंस, उस पर हमला होता है फ्रांस का, और ये उसको, इनके जो लोग हैं, रूलर जो है, वो भी बचा नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि वो कमजोर थे, राइट। तो ऐसे मजबूती जरूरी है, और मजबूती का मतलब है सोवरेनिटी। नो वन इज सुपीरियर देन दिस अथॉरिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल। तो कहने के लिए बहुत आसान बात लग रही है क्योंकि आज आपके लिए आम हो गई है, लेकिन जिस समय इन्होंने ये बात की थी ना, तो मैकियावेली की बुक को बैन कर दिया था चर्च ने, हॉब्स को बैन कर दिया था चर्च ने, इनके विचारों को, इनकी बुक को। तो ये अपने समय से बहुत आगे की बात कर रहे थे। तो हमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि आज की समस्याओं का हम ऐसे समाधान निकालें कि आने वाली जनरेशन के लिए वो बातें आम हो जाएं। अब हॉब्स को हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि भाई सोवरेनिटी होती क्या है। आप कहेंगे सर ये तो बात समझ में आ गई कि जो सरकार है एक तरीके से वो संप्रभु है, वो सुपीरियर वही है, उसी की जवाबदेही है, वही सब कुछ करेगी, तो इंटरवेंशन नहीं झेलेगी। बात पकड़ में आती है। लेकिन क्या जरूरी है हर एक क्षेत्र में जो सरकार होती है, जो स्टेट मान लीजिए, वही संप्रभु होती है? यानी कि क्या पावर केवल स्टेट के लॉज में होती है? या कई जगह ऐसा भी आपने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस एरिया में तो हम ही संप्रभु हैं, हम ही सॉवरन हैं। यानी कि जैसे आप हमारे एरिया में एंटर करते हैं कि जो लॉ है ना वो लागू होना बंद हो जाता है, अब यहां पर अपना ही चलता है। यानी कि मैं यूज कर रहा हूं वर्ड कि प्राइवेट पर्सन आर कंसिडरिंग देमसेल्फ एज पावर। तो मुझे बताइए, अगर निजी व्यक्ति शक्ति रखता है तो उससे फायदा है कि आपको नुकसान है? शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे सर बड़ा फायदा हो जाएगा उससे। तो अच्छा, फायदा हो जाएगा। अगर मान लीजिए संजीव कुमार निजी पावर ऐसी रख रहे हैं कि अपने शहर में आते हैं और कोई इनसे पैसा मांगता है तो एक पेपर निकालते हैं, उस पर साइन करते हैं, कहते हैं 2000 के नोट के इक्विवेलेंट चलेगा, पूरे एरिया में आप चलाओ। तो ऐसे में ये जो ये काम कर रहे हैं, तो वो 2000 का इन्होंने जबरदस्ती उसको दे तो दिया, लेकिन उस व्यक्ति को बाहर जाना है, वहां तो कुछ नहीं चलेगा। तो नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे में लोगों का विश्वास व्यवस्था में बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा, राइट। तो ऐसे में जो ये यूज कर रहे हैं संजीव, इसको आप कहेंगे कि जी पावर यूज कर रहे हैं, लेकिन ये अथॉरिटी नहीं है। कारण ये पावर जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं कोएर्शन का, लेकिन निजी व्यक्ति के पास अगर कोएर्शन की पावर होती है ना तो नुकसान ही नुकसान लाती है। इस वजह से कहा जाता है, हॉब्स कहते हैं कि देखो कोएर्शन, जबरदस्ती करने की जो क्षमता है वो सरकार में होनी चाहिए। कारण आप खुद ही सोचिए, समर्थ, पुनीत, अभिषेक, प्रियंका, राम, अगर आप सभी अपने अपने हथियार लेने लग जाएं और कहने लगे कि यार मेरा एरिया यहां पर मेरे हिसाब से चलेगा सब कुछ, वहां मेरा एरिया वहां से मेरे हिसाब से चलेगा कुछ, तो वो तो अनस्टेबिलिटी क्या उस लेकर आएगा। आपकी जो भी मर्जी होगी, किसी का सामान ले लेंगे, किसी को लूट लेंगे, किसी को मार देंगे, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो निजी व्यक्ति के हाथ में पावर से उस पावर का जो इस्तेमाल है वो निजी हितों के लिए होगा। लेकिन अगर पावर सरकार के पास होगी तो हॉब्स का कहना है क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए, तो वो कॉमन इंटरेस्ट में उस पावर का इस्तेमाल करेगी। तो इस वजह से उस पावर को हम कहेंगे अथॉरिटी, उसको हम कहेंगे अथॉरिटी। जैसे अगर आप मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर इस एरिया में अपनी चलती है, तो अगर मान लीजिए एक आईपीएस आते हैं और वो आईपीएस ऑर्डर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को और आपको आपके घर से गिरफ्तार कर लेते हैं, तो एक्चुअली वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण क्योंकि पावर का इस्तेमाल करा, लेकिन उस पावर में लेजिटिमेसी है, वैधता है। लेजिटिमेसी का मतलब है वैधता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दी है, भाई कानून ने पावर दी है, वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ऐसे में वो कोई बड़ी न्यूज नहीं होगी, आप समाज के लिए खतरा थे, आईपीएस ने कहा इसको उठा लेके ले आओ, आपको जो है उन्होंने कर लिया गिरफ्तार। लेकिन समस्या तब बड़ी हो जाएगी अगर आप आईपीएस को किडनैप कर लें, आप जाएं आईपीएस के बंगलों में, कहें कि चलो इन सब पुलिस वालों को भरो इसमें और हम इन सबको जो है लेकर जा रहे हैं, तब बड़ी समस्या है।
कारण क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, आपने पावर का इस्तेमाल कर दिया। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को लेकर चले गए हों, लेकिन इससे जो है व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। कितने सारे लोग जो अब तक शांत बैठे थे उस आईपीएस की अथॉरिटी की वजह से, अब वो भी बिल में से निकल जाएंगे कि यहां तो उनको ही उठा लिया है, तो अब क्या चीज़, अब तो जो मन मर्जी है वो करेंगे। तो ऐसे में लोगों का नुकसान होगा कि नहीं होगा। इस वजह से सैंक्टिटी ऑफ कोर्शन शुड बी ओनली विद स्टेट। इस वजह से कहा जाता है जहां पर निजी व्यक्ति पावर एक्सरसाइज कर रहा है अथॉरिटी के ऊपर, तो समझ लेना कि दिक्कत होने वाली है, राइट। तो यही वो बात कह रहे थे, प्राइवेट के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अब जरा उनकी लाइफ में चलते हैं। जब हॉब्स पैदा हुए तो एक्चुअली वो ट्रबल टाइम थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड में वो पैदा हुए। ट्रबल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां सिविल वॉर चल रहा था और दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। एक कॉन्फ्लिक्ट तो था रॉयलिस्ट वर्सेस एंटी रॉयलिस्ट में। रॉयलिस्ट समझते हैं आप, यानी कि एक ऐसा वर्ग जो कहता था कि भाई ब्रिटेन में मोनार्की है, यानी कि राजा का राजा और वही चलते रहना चाहिए, क्राउन का रूल चलते रहना चाहिए। जबकि कुछ लोग थे कि भाई इन राजाओं ने हमें कुछ दिया है क्या, इन्होंने अपनी संपत्तियां बनाई हैं, चलो अब समय आ गया है इनको हटाने का। एंटी रॉयलिस्ट ये चाहते थे कि ब्रिटेन में रिपब्लिक सिस्टम आए। रिपब्लिक समझते हैं आप, गणराज्य का मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, वो कौन डिसाइड करेगा? जनता डिसाइड करेगी। तो कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, जनता डिसाइड करेगी, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, राजा को हटाओ, रिपब्लिक लाओ। जैसे हमारे इंडिया इज अ रिपब्लिक, यहां पर जो प्रेसिडेंट है, हाउ प्रेसिडेंट इज एक्चुअली इलेक्टेड, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ऐसा थोड़ा होता है रामनाथ कोविंद जी के बेटे या बेटी फिर राष्ट्रपति बने, नहीं ना। तो ऐसे में रिपब्लिक की मांग थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखो, कोई मॉडल जो अच्छा यहां पर काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि हर समय में हर जगह में वो अच्छा ही काम करेगा। अब हुआ क्या, वहां पर लोगों ने कलेक्टिवली उस समय के जो ब्रिटेन के राजा थे उनको बाहर लाए और पब्लिक के सामने बिहेड कर दिया, यानी कि सरेआम सरधड़ से अलग कर दिया और कहा कि अब ब्रिटेन में आएगा रिपब्लिक। कहा जाता है कि ब्रिटेन के इस क्राउन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ और वो आखिरी बार भी हुआ। कारण क्योंकि उसके बाद रिपब्लिक बना तो सही, जनता के नुमाइंदे वहां पर चुने गए, फॉर्मल इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन जो लोग थे, जो उस मूवमेंट का पार्ट थे, उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी सहमति से कहा कि आप चलाएंगे अब देश को। लेकिन दैट पर्सन वाज अ टोटल फेलियर, क्योंकि देश रिपब्लिक के लिए तैयार नहीं था। उनको आदत जो है मोनार्की की पड़ी हुई थी, वही फ्यूडल लॉर्ड्स जगह जगह बटे हुए हैं, तो उन्होंने अपनी पावर को एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा इतना बड़ा चेंज कैसे हो जाएगा देश में, हमारी पावर कैसे कम हो जाएगी। और इस वजह से वो एक्सपेरिमेंट फेल होता है और दोबारा वहां पर फिर मोनार्की आ जाती है। लेकिन इस बीच वहां पर जो कैओस चल रहा था, हत्याएं चल रही थी, सिविल वॉर चल रहा था, तो इस दौरान हॉब्स के यूथ पर एक बड़ा उसका इंपैक्ट हुआ। तो एक तो ये वाला डिवाइड था, एक और डिवाइड था, वो था रिलीजन के अंदर। यानी कि क्रिश्चियंस हैं ब्रिटेन में और उन्हीं क्रिश्चियंस में कुछ थे कैथोलिक्स और कुछ थे प्रोटेस्टेंट्स। इनका आपस में चल रहा है विवाद कि जो क्रिश्चियनिटी है वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी ही पॉपुलर होनी चाहिए इंग्लैंड में, ये कह रहे हैं नहीं प्रोटेस्टेंट होनी चाहिए। तो इनका आपसी विवाद। तो मुझे बताइए, अगर सोसाइटी डिवाइडेड है, लोग ही आपस में डिवाइडेड हैं, तो क्या वो देश मजबूत बन सकता है? नहीं बनता। और अगर अंदर से कोई देश कमजोर है तो क्या होता है? बाहर से फिर होता है आक्रमण। ऐसा उस समय स्पेन ने इस बात को पहचाना कि अच्छा ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ये सही समय है इन पर आक्रमण करने का, इनकी संपत्ति को, इनके क्षेत्र को कब्जाने का। और उसके बाद बड़ी मात्रा में कहा जाता है समुद्री बेड़े बढ़ते हैं ब्रिटेन की तरफ। और जब ये हो रहा था तो हॉब्स बताते हैं कि एक्चुअली उनको, उनके जो माता पिता थे, उन्होंने ये बताया कि उस समय ये स्पेनिश आर्मडा और ये सब चल रहा था। यूथ में भी उन्होंने सिविल वॉर देखा, यानी कि वो कह रहे हैं कि पैदा हो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर, यानी कि मैं और डर का जन्म जो है वो साथ साथ हुआ था। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि व्हेन ही वाज अबाउट टू गेट डिलीवर्ड, तो कहा जाता है कि उनकी मदर इतनी ज्यादा डर गई थी उस माहौल से जो चल रहा था, बाहर से आक्रमण हो रहा है, अंदर सिविल वॉर चल रहा है, कि एक्चुअली वो प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई थी हॉब्स की। तो हॉब्स कहते हैं मैं तो पैदा भी डर से ही हुआ था और मैं तो बचपन से स्ट्रगल ही जीवन के लिए कर रहा था, क्योंकि आपको पता होगा प्री मैच्योर बेबी को फाइट करनी पड़ती है जीवन के लिए। तो वैसी फाइट जो है हॉब्स ने की। अब जैसे हॉब्स बढ़ रहे हैं तो उसके बाद ये क्राइसिस देख रहे हैं। तो यानी कि अब कोई अपने देश में क्राइसिस देख रहा है तो उसका दिमाग चलता है कि यार सोल्यूशन इसका कुछ निकलना चाहिए। क्या सोल्यूशन निकले?
तो हॉब्स ने कहा कि अगर समाज में है लॉलेसनेस, यानी कि कानून व्यवस्था अब चरमरा गई है, तो सीधी सी बात है अब हमें करना क्या पड़ेगा, वी नीड लॉ एंड ऑर्डर। एंड लॉ एंड ऑर्डर कैसे आएगा, उन्होंने कहा एक ही सॉल्यूशन है, जो स्टेट है, जो राज्य है, उसको दो आप एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर। इन्होंने एक फेमस सेंटेंस बोला, आप मुझे बताइएगा आप में से कितने लोग इस बात से एक्चुअली समर्थन इसको देते हैं। उन्होंने कहा कि बैड स्टेट इज एक्चुअली बेटर देन नो स्टेट। यानी कि अगर कोई खराब व्यवस्था चल रही थी आपकी, भले ही राजा आपका खराब था, लेकिन वो फिर भी बेटर था किसी बिना स्टेट के, जहां सरकार और कोई कानून व्यवस्था ठपी हो गई, उससे बेटर था। क्योंकि खराब राजा क्या करेगा, कुछ लोगों का शोषण करेगा, लेकिन खराब राजा जो है, स्टेट भी जो है, जो भी सरकार है, उसको अल्टीमेटली रेवेन्यू चाहिए सिस्टम को चलाने के लिए। तो वो चाहेगा कि कुछ व्यवस्था तो बनी रहे, वो चाहेगा कि आपके अधिकार कुछ तो सुरक्षित रहें, क्योंकि जब आप कमाते रहेंगे फॉर एग्जाम्पल, तभी तो आप राज्य को देते रहेंगे। और आप कब कमाएंगे, जब आपको सुरक्षा होगी। तो यानी कि आपको सुरक्षा देना और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देना कि आप पैसा कमाएं, अपने जीवन को ईज से जिए, ये एक्चुअली स्टेट के भी फायदे में है, राजा के भी फायदे में है। जनता को खत्म करके राजा राज किस पे करेगा भाई, प्रजा के बिना राजा थोड़ी ना हो सकता है। तो ऐसे में हॉब्स ने कहा कि भाई ये तो खराब राजा ही इससे बेटर था जो स्थिति आपने बना दी है, राइट। नो स्टेट इज ऑफ नो बेनिफिट टू एनीवन, राइट। तो ये एक्चुअली वो कह रहे थे। तो ऐसे में पता लगता है कि फिर हॉब्स ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने स्टेट को एब्सोल्यूट पावर देने की बात कही। अब कुछ लोग इससे कहते हैं कि सर फिर हॉब्स में और इससे पहले के जो विचारक हुए, जैसे एंशिएंट टाइम, मिडाइवल टाइम, इनमें क्या फर्क हुआ। क्योंकि हॉब्स भी मोनार्की को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी राजा को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये मॉडर्न थे व्यक्ति। मॉडर्न कैसे हो गए, मॉडर्न टाइम में तो हम देखते हैं राजतंत्र जाता है, लोकतंत्र आता है, तो डेमोक्रेसी को फेवर करना चाहिए था इनको तो उनको फेवर करना चाहिए था जिन्होंने राजा को खत्म किया था। देखिए उससे हुआ क्या, इन्होंने कहा देखो राजा तो रहेगा, लेकिन अब राजा वो डिवाइन राइट्स वाले कंसेप्ट से नहीं रहेगा। नाउ दिस किंग इज नॉट सम ब्लू ब्लड, ऐसा नहीं कि आपसे बहुत अलग है और ये ईश्वर द्वारा यहां पर आए। इन्होंने कहा नहीं, राजा तो रहेगा, लेकिन अब हम स्टेट का जो कंसेप्शन है वो चेंज कर देंगे। यानी कि जो सरकार है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट से बनी है लोगों के, और अगर लोगों के कॉन्ट्रैक्ट से बनी है, इस भावना को लोगों के अंदर भर दो आप, तो मुझे बताइए अब लोग जो हैं क्या राजा का दमन आसानी से सह लेंगे? नहीं। अब राजा को भी पता है कि भैया पॉपुलर आइडिया जो है लोगों के बीच में वो ये है कि एक्चुअली जो व्यवस्था है वो लोगों से है, लोगों के पावर से बनती है स्टेट, और उसमें लोगों ने एक्चुअली मान लिया है कि चलो मोनार्क आप हमारे भले के लिए काम करोगे, इस वजह से आपको रख लेते हैं। अब भले के लिए काम क्या, जरा इसकी डिटेल में चलते हैं। जब मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट शब्द यूज कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, विभिन्न विचारक, चाहे वो हॉब्स थे, इसके बाद लॉक आए, फिर मिल आए, तो कई लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बड़ा पावरफुल आइडिया था, क्योंकि सीधे पावर लोगों को देता है, कहता है कि नहीं नहीं सरकार तो लोगों से बनी है। कितना पावरफुल आइडिया, कहने के लिए एक विचार है, लेकिन लोगों से सरकार बनी है, इसको कहने भर से अब आप लोगों को आसानी से दबा नहीं सकते, अब लोगों के अंदर वो भर गया है, राइट। तो नाउ अब वो कहते हैं कि कभी भी अगर मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि देखो मैं हूं साइंटिफिक थिंकर। अब एक ये आप कॉमन चीज देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में कि जिस विचारक को देखो, हर विचारक अपने आप को कहता है कि मैं साइंटिफिक थिंकर हूं। अब ये साइंटिफिक थिंकर कैसे हो गए भाई? साइंस का तो मतलब है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस आधार पर अगर हम कोई थ्योरी देते हैं, थ्योरी का मतलब हमने बताया कि देखो ये व्यवस्था क्यों ऐसे चलती है, तब तो हम कह सकते हैं कि चलो हाँ हाँ ठीक है ये साइंटिफिक है। लेकिन ये पॉलिटिकल सिस्टम में कहां से ये साइंस लेकर आ रहे हैं? तो इसका रीजन है मॉडर्न टाइम। जब मैं कहता हूं ना मॉडर्न टाइम, तो मॉडर्न टाइम कैसे पता लगता है? आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि सर ये एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये कैटेगराइज कैसे होते हैं समय? तो यानी कि अगर एक निश्चित कुछ सालों में हमने देखा कि कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है समय में, जैसे कि एंशिएंट टाइम और मिडाइवल टाइम, इससे जब ट्रांजिशन देखते हैं हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में साइंस को बहुत बढ़ावा मिला। आपने देखा होगा गैलीलियो, कैप्लर, इनके बारे में सुना है? इन्होंने ऐसी बातें कही जो चर्च के प्रेडिक्शन थे वो उसके खिलाफ थी।
मतलब चर्च कुछ कह रहा है और इन्होंने साइंस से प्रूव किया कि नहीं, चर्च तो गलत कह रहा है। चर्च ने कहा तुम पर अब तुम्हारा हम करेंगे इलाज। तो ऐसे में ये जो ट्रांजिशन हमने देखा, साइंस, इसको हम कहते हैं रेनेसा वाला पीरियड, कई जगह पर हमने बड़े बदलाव देखे। कहा गया कि मैन इज हैविंग रीजन, यानी कि मैन के पास लॉजिक है, लॉजिक का इस्तेमाल करके वो डिस्कवरीज कर रहा है, और डिस्कवरीज कर रहा है तो कहीं ऐसे काम कर रहा है जो धर्म जिसका जवाब नहीं दे पा रहा था। तो जो पहले धर्म जिसका जवाब नहीं दे पा रहा था, अब उसका जवाब अगर साइंस ने दे दिया, तो मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, ये माना गया कि भाई अगर ट्रुथ को जानना है कि सच क्या है, तो सच को जानने का केवल एक ही तरीका है, और वो है साइंस। साइंस बताएगी सच क्या है, साइंस से प्रूव हो जाएगा सच क्या है। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रूफ करेंगे, उससे पता होगा। अब हम रैंडम आइडियाज उसकी बात नहीं करेंगे, आंखों देखी की बात करेंगे, आंखों देखी और सुनी पर बात करेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। तो इसके बाद साइंस एज अ डिसिप्लिन काफी पॉपुलर हो गया, कहा जाने लगा कि सच तो इससे पता लगेगा। अब पॉलिटिकल साइंस में भी थिंकर्स इंस्पायर हो गए, कहा कि अगर हमें अपने विचारों को लोगों को बताना है कि ये सच है, और लोग जब तक मानेंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे, एक्शंस कैसे लेंगे, तो भाई सच में तो लोगों को विश्वास कराना पड़ेगा। तो अब हॉब्स कैसे करेंगे सच में, कैसे हॉब्स एक्चुअली गोइंग टू प्रूव, तो हॉब्स ने भी तरीका निकाला। हॉब्स ने कहा ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, ये जो डिसिप्लिन्स हैं, इसमें ये जो लोग होते हैं ये कैसे प्रूफ करते हैं अपनी थ्योरी को। थ्योरी का मतलब कि भाई ये चीज़ ऐसे चलती है। तो हॉब्स ने कहा कि ये जो है लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करते हैं किसी फिनोमिना को। फिनोमिना जैसे एग्जाम्पल बहुत आसान से आपको बताता हूं, जैसे वो ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये रिमोट नीचे गया, तो अगर ये रिमोट नीचे जा रहा है तो आपके लिए ऑब्वियस है। अगर ये मैं रिमोट ऐसे कर रहा हूं, ये ऊपर जाने लगा, तो आपके लिए चिंता का विषय है कि सर कहां से क्लास ले रहे हैं, है कि नहीं। तो आप यहां पर एक फिनोमिना देखते हैं, नीचे जा रहा है, तो ये फिनोमिना को देखना आपका पहला स्टेप हो गया, राइट। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहां पे देखना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप देखेंगे कि यार ये जो फिनोमिना हुआ इसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे, भाई कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो आप देखेंगे यार इसमें वजन भी है, अगर सर इसको गिरा रहे हैं तो ये ऐसा देखते हैं जरा, ये तेजी से गिर रहा है, ये तेजी से गिर रहा है। तो आपने कई सारे एलिमेंट्स देखे, वेट क्या है, ठीक है, जैसे आपने कहा कि वेट क्या है भाई, ये देखते हैं। फिर आपने देखा कि सर हवा का भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या, अगर मान लीजिए हवा बहुत तेज चल रही है तो क्या होगा, तो आपने मान लीजिए विंड, एयर, इसका भी कुछ देखा। तो यानी कि आपने कई सारे एलिमेंट्स देखे, राइट। और इसके बाद आपने कुछ प्रेडिक्शंस करी, इसके बाद आपने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि यानी कि अब हमें लगता है कि इस वजह से हो रहा है, राइट। तो ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। अब उन्होंने क्या बताया, अब जरा ये देखिए। उन्होंने कहा कि भाई सीधी सी बात है, अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी बतानी होती है तो पॉलिटिक्स जो की जाती है वो लोगों पर की जाती है। बात सही है कि नहीं। तो यानी कि पॉलिटिकल साइंस में कोई भी थ्योरी लानी है तो लोगों को जानना पड़ेगा, लोगों को जानना पड़ेगा, यानी कि हमें ह्यूमन नेचर का ज्ञान होना चाहिए, ह्यूमन नेचर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि लोगों पर राज करना है ना। तो आइडिया ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों पर राज कर सको, लोगों को स्टेबल रख सको, लोग अपना बेस्ट दें सरकार के लिए, समाज के लिए। तो इन्होंने कहा कि मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है, और लोगों के जो एक्शंस होते हैं वो केवल दो कारणों से ड्राइव होते हैं, केवल दो कारण है। वो कह रहे हैं बहुत ही साइंटिफिक है ये कारण। उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर जो है ना मस्तिष्क में पार्टिकल्स हैं। आप कहोगे सर पार्टिकल, बिल्कुल है सर, हमने पढ़ा साइंस में। तो ये बात हॉब्स ने भी जान ली थी ना कि पार्टिकल से हम बने हैं। तो आपने कहा हाँ देखो, वो फिजिक्स वाले भी बता रहे हैं, वो बायो वाले भी बता रहे हैं, पार्टिकल्स हैं बॉडी में, कई सारी चीजें मूव करती रहती हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि एक्चुअली ह्यूमन नेचर में जो पार्टिकल्स हैं ना, ये मूव तो करते हैं, लेकिन मूव कैसे करेंगे और कैसे आपके एक्शंस होंगे, दो ही एक्चुअली क्राइटेरिया हैं। एक तो है प्लेजर और एक है पेन। तो उन्होंने कहा देखो सीधी सी बात है, इंसान वो काम करता है जिससे उसको प्लेजर मिले, उसको भौतिक कुछ मजा है, मतलब उसको सेंसरी ऑर्गन्स जो दिए हुए हैं, आपके आंख, नाक, कान, जो स्पर्श, ये सब जो चीजें हैं, इससे जिससे आपको प्लेजर मिलता है आप वो करते हैं। हॉब्स ने कहा ह्यूमन एक्शंस आर ड्रिवन बाय प्लेजर। लोग दोस्ती करते हैं प्लेजर के लिए, लोग कोई पढ़ते हैं कोई चीज प्लेजर के लिए कि भाई इससे मुझे आगे पैसा मिल सकता है, इससे मैं सीख सकता हूं इसको। मतलब कहने का मतलब अल्टीमेटली व्हाट यू आर सीकिंग प्लेजर। और जिस भी चीज से पेन मिलता है लोग उससे भागते हैं। तो इन्होंने कहा हमें तो सिंपल ऐसी व्यवस्था बनानी है कि जहां पर लोग का प्लेजर इंप्रूव हो। अगर लोग का प्लेजर इंप्रूव होगा तो लोग का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द स्टेट,
टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भाई। और अगर पेन बढ़ा तो समझ लेना वो व्यवस्था ठीक नहीं है। तो वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस हियर, राइट? प्लेजर ड्रिवन। तो वो कहते हैं कि देखो हमारे जो पार्टिकल्स है ना, वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। तो वो अट्रैक्ट होते हैं किसी एक्शन, मतलब इस तरीके से मूव करते हैं कि हम एक्ट करें उसके लिए, अगर वो अट्रैक्टेड होता है। अट्रैक्शन इज कनेक्टेड टू प्लेजर, अट्रैक्शन इज कनेक्टेड टू प्लेजर। और वो कहते हैं एवर्ट होते हैं, यानी कि भागते हैं दूर, कहते हैं भाई इस काम को मत करो। जैसे कुछ अगर चीज गर्म है और आपने उसको छुआ, तो आप देखना कि अगर कोई बहुत छोटा सा बच्चा भी है, ठीक है, अगर वो भी किसी चीज को छू लेता है और उसको जल जाता है, उसको रोने लगता है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको बैठा दो उसके पास, तो इट इज मोर लाइकली कि अब वो उसको नहीं छुएगा, क्योंकि अब उसको ज्ञान मिल गया कि भाई इससे तो होता है पेन। सिखाया नहीं आपने, लेकिन उसको पता लग गया इससे पेन होता है। तो ऐसे में ही इज सेइंग आई एम साइंटिफिक, मैं तो बिल्कुल तार्किक रूप से बता रहा हूं कि ऐसा ही होता है, राइट? तो दिस इज हाउ ही इज एक्सप्लेनिंग, राइट? तो ये बात आपको पता लग गई। उन्होंने कहा देखो लॉ एंड ऑर्डर को स्टेब्लिश करना है, और उन्होंने कहा कि जो लिबर्टी है ना, ये बड़ा वाहियात आइडिया है जो इस तरीके से पॉपुलर हो रहा है। लिबर्टी का सही इस्तेमाल नहीं होता। लिबर्टी का मतलब है कि लोगों पर रेस्ट्रिक्शन को कम किया जाए और लोगों की चॉइसेस को बढ़ाया जाए। आप कहेंगे तो बहुत अच्छी बात थी, हॉब्स इसके खिलाफ क्यों थे? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब लोग फ्री थे ना, फ्रीडम थी लोगों को, तो फ्रीडम में लोगों ने क्या करा? लॉलेसनेस, कैओस को फैलाया, और कैओस से क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो इस वजह से ही वाज जस्टिफाइंग कि एक्चुअली एब्सोल्यूट स्टेट होनी चाहिए, स्टेट के पास टोटल पावर होनी चाहिए। वो रिवॉल्यूशन के आइडिया के खिलाफ थे। वो कहते थे रिवॉल्यूशन से तो सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, लेकिन वो एक मौका आपको देते थे जब आप अपनी आवाज उठा सकते हो सरकार के खिलाफ। और वो मौका पता है कब था? वो कहते थे कि अगर आपकी जिंदगी पर बात आ जाए, यानी कि अगर स्टेट आपकी जिंदगी छीनने लग जाए तो ठीक है, फिर तो आवाज उठा दो। When law becomes injustice, rebellion becomes duty। और वो कह रहे हैं कि देखो ये इस वजह से, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो स्टेट बनी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से बनी है भाई, और कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? वो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। और लोगों ने बनाई क्यों थी? क्योंकि लोगों ने देखा कि भाई अगर ये नहीं होगा तो जीवन चला जाएगा। अब मैं इसी बात को लिबरेट करता हूं। वो कहते हैं देखो कॉन्ट्रैक्ट को जानना है तो 3 स्टेज को जानो, ह्यूमन नेचर, फिर जानो कि उस टाइम पर स्टेट ऑफ नेचर क्या थी। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब जब कोई व्यवस्था थी ही नहीं तो एक्चुअली कैसे व्यवस्थाएं चलती थी। और इसके बाद वो 3rd स्टेज कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं ह्यूमन नेचर पता है क्या है? ही इज सेइंग पीपल आर सेल्फिश। आप में से कितने लोग मानते हैं इस बात को कि ह्यूमन नेचर जो है वो ये है कि पीपल आर सेल्फिश बाय नेचर, बाय नेचर। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर हमारे और हॉब्स के विचार तो मिलते हैं, हम भी मानते हैं पीपल आर सेल्फिश, राइट? आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन एक डिफरेंस है आप में और हॉब्स में। हॉब्स कहते थे कि बीइंग सेल्फिश इज नॉट सिन, लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे सर हम तो सेल्फिश होना इसको बुरा मानते हैं। कहते थे बीइंग सेल्फिश इज नॉट सिन। वो कहते थे कि ये तो इस तरीके से है जैसे सन के चारों ओर आप पृथ्वी को रिवॉल्व होते हुए देखते हैं। क्या आप ये कहते हैं कि वाई अर्थ इज डूइंग दैट? नो, इट शुड नॉट हैपन। नहीं, आप ऐसा नहीं कहते, क्योंकि प्रकृति है ना, प्रकृति ने ऐसे ही सिस्टम को सेट किया है। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि एक्चुअली पीपल आर सेल्फिश बाय नेचर, क्योंकि ह्यूमन को नेचर ने ऐसा बनाया कि सबसे पहले वो अपने आप को प्रिजर्व करेगा, राइट? अगर मान लीजिए आप यहां पर मेरे क्लासरूम के बाहर हैं, ठीक है, और आप दूसरे लैपटॉप पर मान लीजिए आप ये क्लास देख रहे हैं, और आपको पता लगा भूकंप आ गया, ठीक है। अब सर ने आपको काफी कुछ नॉलेज तो दी है, कुछ तो काम आए होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन अब आपको बताया गया कि देखो भूकंप आ गया, ऐसा भूकंप है कि अगर इमीडिएटली नहीं गए तो बच नहीं पाओगे। तो आपके पास चॉइस थी कि बाहर तुरंत निकलूं या स्टूडियो तक आके सर को भी आगाह करूं कि सर आप भी निकल लीजिए। तो आप क्या करेंगे? तो आप मोस्ट लाइकली क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले अपने आप को बचाओ, सर का तो समय आ चुका है जाने का। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पर जो आपने एक्ट किया, तो कोई अगर इसको मोरल स्टैंडर्ड में कहे हाउ सेल्फिश दैट पर्सन वाज, हॉब्स कहते हैं सेल्फिश गलत थोड़ी ना है भाई। मान लीजिए अगर उसको यह पता है कि मेरी जान जानी है और बच सकती है कि अगर मैं तुरंत भाग जाऊं, तो उसका भागना तय, वो नेचर ने ऐसा बनाया भाई उसको, उसमें गलती नहीं है उसकी कुछ। अगर तुम गलती सोचो तुम बेवकूफ हो। वो तो वाली बात हो गई, कोई एसी है और आप उससे कह रहे हो एसी तुम जो है अब रेफ्रिजरेटर बन जाओ। अरे एसी रेफ्रिजरेटर दोनों का यूज अलग है,
राइट? सो दैट इज वाई बीइंग सेल्फिश इज नॉट एक्चुअली रॉन्ग, इट इज द नेचर ऑफ पीपल। और इस वजह से हॉब्स को कहा जाता है यार हॉब्स तो रियलिस्ट व्यक्ति है, मतलब ये आइडलिस्ट नहीं। आइडलिस्ट का मतलब जो एक्चुअली लोगों को दिशा दिखाता है कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा बनना है। हॉब्स कहता है मैं क्यों कहूं लोगों से कि तुम ऐसा बनो, मैं तो बात करूंगा कैसे लोग हैं और उसके हिसाब से कैसे व्यवस्था बनाऊं कि लोग बेहतर जीवन जी सकें। तो उन्होंने कहा कि लोग सेल्फिश हैं, लोग डरते भी हैं, और अब हमें ये देखना पड़ेगा कि लोग अगर सेल्फिश हैं, अब सेकंड कंडीशन है, सेकंड स्टेज है कि मान लीजिए ऐसे लोग जो सेल्फिश हैं अगर वो स्टेट ऑफ नेचर में हो। स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल आइडिया है, वो कहता है कि अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो कभी ना कभी तो उसकी क्रिएशन हुई होगी, भाई कभी ना कभी तो उसकी शुरुआत हुई होगी बनने की। तो अगर ये पेन एग्जिस्ट करता है तो किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो बनाया होगा, है कि नहीं? तो ऐसे में वो कहते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट है, ये रूल है, ये लॉ है, तो कभी ना कभी तो इसकी शुरुआत हुई होगी, कोई ना कोई ऐसी स्टेज होगी जब ये नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर अस लाइक वी वर अर्ली मैन, राइट? तो उस टाइम पर कौन रूल, कौन सरकार, लेकिन नेचर वही था, सेल्फिश। तो ऐसे वो कहते हैं अब फर्ज करो उस व्यवस्था में कैसा चल रहा होगा। इफ पीपल आर सेल्फिश, अगर आप कुछ हंट करके लेकर आए, आपने कुछ फ्रूट्स गैदर किए, तो दूसरा व्यक्ति, मैंने क्या कहा, ह्यूमन नेचर किस बिहाफ पर चलता है, प्लेजर और पेन पर, सेल्फिश है। तो आप क्या करोगे, दूसरों ने जो हंट करके लाया आप उससे छीन लोगे कि भाई मेरा पेट भरना चाहिए। जो उसने फ्रूट्स गैदर किया आप उससे छीन लोगे कि मेरा काम होना चाहिए। अब दूसरा आपसे छीनेगा, तीसरा ऐसे छीनेगा। तो ये तो एक वो व्यवस्था हो जाएगी कि एक्चुअली इट इज लाइक अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। इसको हॉब्स कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर वाली स्टेज होती है, स्टेट ऑफ नेचर का मतलब आप नेचर के अंतर्गत, तो कोई सरकार नहीं है वहां पर। स्टेट यहां पर इसका मतलब ये है कि ऐसी अवस्था जहां प्रकृति के अंतर्गत रह रहे हो। तो वो कहते हैं ये तो ऐसी स्थिति हो जाएगी वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, यानी कि हर किसी का युद्ध है हर किसी के खिलाफ, क्योंकि कोई इंटरकनेक्शन नहीं, सिर्फ अपने बारे में। मतलब ये वाली बात हो गई कि हर कोई जो है गन लेके चल रहा है। अच्छा तो यार इसकी मुझे स्माइल ठीक नहीं लगी, मुझे इसकी शर्ट अच्छी लग रही है, खटाक इनसे हमने शर्ट ले लिया, आगे चले। इसका मोबाइल ठीक लग रहा है और इसने थोड़ा सा इशारा मुझे ठीक नहीं लगा इसका, चलो खटाक, चलो इसका मोबाइल आ गया। दो को आपने धराशायी कर दिया, आप लेकर जा रहे हो दोनों चीजें। तीसरा कोई आपको मिला, आपको देखा कि नहीं नहीं ये व्यक्ति ठीक नहीं है, खटाक आपसे दोनों चीजें ले ली। तो मुझे बताइए चल क्या रहा है स्टेट ऑफ नेचर में? इट इज लाइक अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। अगर ऐसी अवस्था हो गई तो हाउ आवर लाइफ वुड बी? तो इसको वो कहते हैं कि आवर लाइफ वुड बी शॉर्ट। भाई शॉर्ट तो होगी, पता ही नहीं कब तक जिंदा रहेंगे हम, है कि नहीं? लाइफ वुड बी ब्रूटिश, एक दूसरे के साथ जंग में ही लगे हुए हैं। और मुझे बताइए ऐसे समय में आर्ट, लिटरेचर, इनकी प्रोग्रेस हो पाएगी क्या? आर्ट, लिटरेचर, इन्वेंशंस नहीं, क्योंकि भाई इन कामों के लिए चाहिए दिमाग में शांति, इन कामों के लिए चाहिए आपको स्टेबिलिटी, वो तो हो ही नहीं रही। तो मुझे बताइए ह्यूमन प्रोग्रेस रुकेगी कि नहीं रुकेगी? तो ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए भी नेसेसरी है स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेट से आएगी, और जो स्टेट कैसे बनेगी? कॉन्ट्रैक्ट से बनेगी, यानी कि सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट से बनेगी। तो वो कह रहे हैं कि देखो मैंने साइंटिफिकली प्रूव किया कि लोग बाई नेचर सेल्फिश हैं, लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे होंगे उस टाइम पर जब कोई रूल नहीं था। तो ऐसे में लोग ही ये जो लोग थे यही लोग साथ में आए और इन्होंने कहा भाई समझदारी इस चीज में है कि चलो आके एक पेपर को साइन करते हैं और जितने भी अपने अधिकार थे, जो भी हम अपनी मनमर्जी से अब तक करते आ रहे थे, ऐसा करते हैं सारी चीजें ना हम इस स्टेट को देते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक सरकार बनाते हैं। अब सारे राइट हम अपने इनको देते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, हम लॉ के हिसाब से चलेंगे। और लॉ के हिसाब से इसलिए चलेंगे क्योंकि लॉ से हमारी जो लाइफ है वो क्या रहेगी? सिक्योर रहेगी। और क्योंकि लाइफ सिक्योर रहेगी तो तभी तो हम अपना जीवन आगे जी पाएंगे अच्छे से। तो लोगों ने मिलकर सरकार बनाई और कहा कि हम लॉ के हिसाब से चलेंगे जिससे कि लाइफ अच्छी चल सके। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि देखो जो स्टेट है ना उसके दो काम है बेसिकली। नंबर वन, लॉ मेकिंग, लॉ तो बनाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, तभी तो व्यवस्था चलेगी। दूसरा इन्होंने कहा कि दूसरा काम है पनिश करना, और पनिश करना भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। यानी कि जो समझदार थे वो लोग, उन्होंने यही सोचा होगा कि पनिश करने की पावर भी सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि हम में से कोई ना कोई ऐसा होगा जब उसके सामने दो ऑप्शन हो गई, कानून तोड़कर ज्यादा फायदा ले लूं या कानून को फॉलो करूं, तो अपने निजी फायदों को देखने के लिए कानून तोड़ेगा। और आप देखिए आप कानून कब तोड़ते हैं? जब आपको लगता है अपना निजी फायदा देखना है, और निजी फायदे के लिए अगर कोई कानून तोड़ेगा तो हो सकता है सबका नुकसान हो। तो इस वजह से पनिश करने की पावर सरकार को दी गई है, राइट?
तो ये इस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है। उनका कहना है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए मानेंगे, इसलिए जरूर मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, कारण क्या है, पीपल आर प्लेजर सीकिंग। उनको चाहिए जिंदगी में प्लेजर प्लेजर प्लेजर। उनके सुबह से शाम तक दिमाग में प्लेजर रहता है। प्लेजर कहां से मिले, बहक जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो दोनों चीजें हैं लोगों में, प्लेजर भी है और रीजन भी है। रीजन का मतलब होता है लॉजिक, सही और गलत चुनने का, मतलब गुड और बैड पहचानने के लॉजिक की कमी नहीं है लोगों में, इतनी समझदारी है लोगों में। लेकिन अगर कंपैरिजन करा जाए कि लोगों में प्लेजर के प्रति रुझान ज्यादा है तर्क के प्रति, तो आप मुझे बताइए किसके प्रति रुझान ज्यादा है? प्लेजर के प्रति ज्यादा है रुझान। अगर आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, एक ये है कि देखो शशांक सर क्लास ले रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डेप्थ वाला टॉपिक है और एसए में भी काम आएगा, यूपीएससी में ये टॉपिक, क्योंकि फिलोसफिकल एसेज आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से। प्लस पीएसआर ऑप्शनल में हॉब्स अलग से टॉपिक है, वो समझ में आ रहा है आपको। प्लस आपका जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी ये टॉपिक काम आएगा। तो आपको पता है कि चैप्टर, ये टॉपिक, ये क्लास इंपॉर्टेंट है, मुझे इस क्लास को करना चाहिए। तो एक तरफ तो है आपका लॉजिक कहता है भाई गुड डिसीजन है, इस टाइम क्लास में जमे रहो, साथ में अपने दोस्तों को भी ले आओ जिससे थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहे। फिर आता है प्लेजर। अब आपको किसी का कॉल आता है कि भाई कहाँ हो, मिलने आ जाओ, और आपको लगता है यही अपॉर्चुनिटी है। आपको लगेगा यार शशांक सर तो कभी मिल जाएंगे, यूट्यूब खोलेंगे मिल जाएंगे। लेकिन जो प्लेजर मिलने वाला है उस कॉल के बाद वहां पहुंचने से, वो शायद दोबारा ना मिले। तो आप क्या करेंगे? प्लेजर की तरफ चले जाएंगे। हो सकता है कि अब जिसको आपने लॉजिक माना था वो लॉजिक नहीं था आपका, वो प्लेजर था। आप दिमाग से नहीं सोच रहे थे, कहीं और से सोच रहे थे और आप पहुंच गए वहां पर। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी आपकी, क्योंकि ये समय इस कंसेंट्रेशन से ऐसे समझना शायद दोबारा ना मिले। दोबारा हो सकता है कि आप दूसरे टॉपिक में एंगेज होते, कुछ और एक्स्ट्रा एज अपने अंदर ऐड कर लेते, है कि नहीं? तो ऐसे में हॉब्स ने कहा कि लोगों में प्लेजर के प्रति जो कनेक्शन है वो इतना डीप है कि लोग लॉजिक भूल जाते हैं। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि ये लोगों की प्रकृति है, और इस वजह से ये जो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर है, ये पता कब एंड होता है? हॉब्स कहते हैं केवल एक ही मोमेंट होता है जब एंड होता है, और वो पता है क्या है? वो है डेथ। मौत से ही एक्चुअली ये प्लेजर सीकिंग बिहेवियर का अंत होगा। और वो कहते हैं डेथ से पता है लोग डरते क्यों हैं? हॉब्स कहते हैं डेथ से इसलिए डरते हैं क्योंकि डेथ ब्रिंग्स अनसर्टेनिटी। मरने के बाद होता क्या है ये नहीं पता। अभी जो मजा आ रहा है वो रुक जाएगा, जो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर है वो रुक, मतलब उसका क्या होगा? तो इस वजह से लोग मौत से डरते हैं, क्योंकि मौत में है अनसर्टेनिटी, पता नहीं कल क्या हो, मौत के बाद क्या होता होगा यार, अभी तो ये चल रहा है, ठीक है चलने दो। तो हॉब्स कहते हैं इस वजह से लोग जानबूझकर ये स्टेट बनाएंगे। पता है क्यों? ये स्टेट इसलिए बना रहे हैं लोग, इस वजह से अपना सारे पावर दे रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे जी, हम तो कानून के हिसाब से चलेंगे। क्यों कह रहे हैं लोग? क्योंकि लोगों को अनसर्टेन, जो डेथ है ना अनसर्टेन, लोगों को जो आर्बिट्रेरी डेथ है उससे बचना है। लोगों को पता है मौत तो आनी है, लेकिन यार टाइम पे आए। ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते में जा रहा हूं किसी और ने निपटा दिया मुझे, ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी भी कुछ भी हो गया मुझे, नहीं। देयर शुड बी सर्टेनिटी। तो people want certainty, and that is why people want state, and that is why people are ready to give up their actually arbitrary freedoms in order to live under law. सबके फायदे का था वो। यहां तक बात अगर क्लियर हो गई हो तो मेंशन क्लियर, इफ इट इज अल्ट्रा क्लियर देन मेंशन अल्ट्रा क्लियर, अगर वो अल्ट्रा प्रो मैक्स क्लियर हो तो मेंशन अल्ट्रा प्रो मैक्स क्लियर। क्लियर है? तो अभी जो हमने बात की ना, ये एक्चुअली हमने कुछ बेसिक आइडियाज पर बात की कि एक्चुअली कैसे ये दुनिया चलती है, कैसे ये चीजें डिराइव हुई, कि कैसे सरकार को क्यों पावर देनी चाहिए, हमें कानून को क्यों मानना चाहिए, राइट? तो इसका मैंने अभी आपको बेस दिया है, इट्स लाइक अ ट्रेलर, राइट? लेकिन हमें इस स्ट्रक्चर में जानना है चीजों को, तो आपने इसको अच्छे से जान लिया है, ठीक है? ये वाले जो पार्ट है, क्योंकि यहीं से एक्चुअली कनेक्टेड है कि आप क्यों कानून को फॉलो करते हैं और क्यों आप उसको ब्रेक करते हैं, और क्या हॉब्स कह रहे थे, राइट? तो अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, तैयारी से जुड़ा हुआ, अभी कोई परेशानी है तैयारी में, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शशांक त्यागी 4U, आप ये सर्च करेंगे अगर
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, तो आपको ये मिल जाएगा शशांक त्यागी फॉर यू। तो मैं रोज मॉर्निंग में एक्चुअली मैं स्टूडेंट से ही इंटरेक्ट करता हूँ, उनके मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ डेली, वॉइस नोट भेजता हूँ कोई भी आपका इशू होता है स्ट्रेटजी वाइज। तो दिस हाउ वी आर एक्चुअली कमिंग टुगेदर टू मेक ग्रेट सक्सेस। हमारा गोल है कि नेक्स्ट ईयर लाइन में स्टडी IQ के प्रोग्राम से सिलेक्शंस होने वाले हैं। आप देखिए कि आप शुरुआत कब करेंगे, अभी कर दीजिए, ठीक है। इज नो टुमारो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आपको जिस टॉपिक में लगता है कि यस इस टॉपिक में मज़ा है, आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स आप कंटिन्यू चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। आई एम गोइंग टू ब्रिंग दोज टॉपिक्स एज वेल।